रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस किंग एंड क्वीन एपिसोड 9। अंतरा और कार्तिक वो दोनों अंतरा के कमरे में थे। अंतरा बेड पर थी और कार्तिक उसके ऊपर था और लगभग कार्तिक अंतरा के सारे कपड़े निकल चुका था। कार्तिक अंतरा के टमी के पास किस किया जा रहा था और उसके हाथ अंतरा के उस एक बचे हुए कपड़े के इर्द गिर्द घूम रहे थे और इस पर अंतरा की सांस अटक रही थी और उसने कार्तिक के बालों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और वह उन्हें खींच रही थी और कार्तिक धीरे धीरे नीचे की तरफ हो रहा था और उसने उस एक कपड़े को भी हटा दिया। कार्तिक ने अंतरा पर अपने होंठ रख और उसे किस किया तो अंतरा बिल्कुल तड़प उठी। कार्तिक वापस उठकर उसके चेहरे के पास आया और उसने अपने कपड़े भी निकाल दिए और फिर अंतरा के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा और फिर अपने हाथों से अंतर के पैरों को स्प्रेड करने लगा। पहले तो हल्का सा अंतरा को दर्द हुआ लेकिन फिर उसने अपने हाथों को बेडशीट में दबा लिया और अपने सर को तकिए में दबा लिया और कार्तिक अपने आप को अंतर में डालने की कोशिश करने लगा। लेकिन बस थोड़ा सा ही कार्तिक अपने आप को पुश कर पाया था कि अंतरा की जोर से चीख निकल पड़ी और वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। कार्तिक तो जैसे होश में आया था अंतरा के ऐसे चिल्लाने से और वो तुरंत बाहर आया और अंतरा के चेहरे के पास गया और उसके चेहरे को पकड़कर उसके चेहरे पर आया पसीना साफ करते हुए बोला, सॉरी सॉरी, मैं वैसा नहीं करूंगा, सॉरी मार्शमेलो सॉरी। अंतरा का चेहरा बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि वह दर्द अभी भी वह सहन कर रही हो और वह रोते हुए और सुबहते हुए बोली, इतना दर्द थोड़ी होता होगा। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके बालों को पीछे कर रहा था और उसके माथे को अपनी होठों से लगाकर किस किया और फिर से उसे सहलाने लगा। तो अंतरा ने कहा, अगर इतना दर्द होता है तो मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं सहन कर सकती, मैं मर जाऊंगी। उसके बाद अंतरा ने कसकर कार्तिक को पकड़ लिया और उसके सीने में अपना सर छुपा लिया और बोली, लेकिन इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था कि इतना दर्द होता है, उसमें लिखा था कि प्लेजर फील होता है पर इसमें प्लेजर का पी भी नहीं था। कार्तिक को समझ में नहीं आया और उसने अंतरा को घूरकर देखा और बोला, क्या तुम पॉर्न देख रही थी? अंतर यह सुनकर तुरंत बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं देखती, सच में, वो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था जिसमें बताते हैं कि लड़की को कितना पेन होता है और उसे किस तरीके से प्लेजर वाली फीलिंग मिलती है और उसमें तो पेन के बारे में बस इतना लिखा था कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा ज्यादा होगा, बाकी धीरे धीरे वो फर्स्ट टाइम वाला भी प्लेजर में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ तो बिना कुछ हुए ही मुझे दर्द होने लगा, मतलब उसमें झूठ लिखा था। कार्तिक इस पर थोड़ा सा नाराज होते हुए बोला, तुम ऐसी बकवास चीज पढ़ना और देखना कब बंद करोगी अंतरा? तुम्हारा मैं एक दिन फोन, लैपटॉप, टैब हर एक चीज छीन लूंगा। अंतरा इस पर और भी ज्यादा उदास हो गए और वह रोने लगी और कार्तिक को अच्छे से पकड़ते हुए बोली, लेकिन मैं क्या करूं? कार्तिक ने इस पर और भी ज्यादा कसकर अंतरा को पकड़ा और बोला, कुछ भी नहीं करना है और इन सब में बहुत वक्त है, मर नहीं गए हैं हम दोनों की, आज करना बहुत जरूरी है और वैसे भी तुम्हारी एज नहीं हुई है, तुमने मुझे पीर प्रेशर दिया था जिस वजह से मैं इतना आगे बढ़ गया, वरना ये भी नहीं होता। अंतरा बस रोने लगी। कार्तिक बेड से उठा और उसने अपने बॉक्सेस को पहना और फिर अंतरा के इनर्स को उठाया और उसे अंतरा आपको पहनाया और फिर उसके कपड़े भी उसे पहना है और वापस बेड पर आया और उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, सो जाओ शांति से। कहीं दूसरी तरफ बाहर बारिश हो रही थी और कशिश गार्डन में थी और बारिश में भीग रही थी। अपने हाथों को फैलाए हैं और चेहरे को ऊपर किया, वो उस बारिश को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बांधी थी कि तभी उसे फील हुआ क्या अचानक से बारिश का पानी उसकी बॉडी पर गिरना बंद हो गया है और उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो छत था और उसने ठीक से खड़े होकर साइड में देखा तो आर्यन खड़ा था, वह भी अम्ब्रेला लेकर। कशिश छतरी में से बाहर निकल गई और वापस भेजने लगी तो आर्यन वापस उसके पास आया और उसका इस बार हाथ पकड़ लिया ताकि कशिश छतरी से बाहर ना जाता है और बोला, तबीयत खराब हो जाएगी, चलो। नहीं, कशिश ने कहा। उसने आर्यन के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और चली गई। कशिश ने पूछा था वहीं छोड़ दिया और खुद भी देखने लगा और कशिश के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया तो कोशिश घूम गई तो उसने देखा कि आर्यन अपने एक घुटने पर था और वह हैरानी से उसे बोली, ऐसी क्यों बैठे हो, खड़े हो जाओ। आर्यन इस पर मुस्कुराया और उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा प्यारा सा रॉयल ब्लू कलर का बॉक्स निकाला जिस पर हाफ हॉट का सिंबल बना हुआ था और जैसे ही आर्यन ने वो बॉक्स खोला, वो हाफ हॉट अपने आप पूरा सा हो गया जैसे कि कोई मैजिक हो और उसके अंदर जो चीज थी उसे देखकर कशिश बिल्कुल हैरान हो गई।
उसके अंदर चमचमाती हीरे की अंगूठी थी जो कि बारिश की बूंद से और भी ज्यादा चमक रही थी और आर्यन ने उस चमचमाती हुई हीरे की अंगूठी को बाहर निकाला और बॉक्स को बंद करके वापस पॉकेट में रखा और कोशिश का जो हाथ उसने पकड़ा हुआ था उसे सीधा किया और उसकी रिंग फिंगर में उस अंगूठी को पहना दिया और फिर उसके उस उंगली को अपने होठों से लगाकर चूम लिया और फिर अपनी नजर ऊपर उठाकर उसने कशिश को देखा और बोला, विल यू मैरी मी बेबी स्वीट कॉर्न। कशिश आर्यन के शब्द को सुनकर बिल्कुल हैरान हो गई और वह बस हैरानी से उसे देखती रही तो आर्यन खड़ा हुआ और उसके करीब आया और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उसके माथे को अपने होठों से छूते हुए बोला, शादी करोगी मुझसे। कशिश ने इस पर अभी भी कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपना हाथ और उनके हाथ से आजाद कर दिया और अपने कदमों को कुछ पल के लिए पीछे लेने लगे और फिर अचानक से भागकर पैलेस के अंदर चली गई। इमेजिनेशन सॉन्ग। भागकर कशिश अपने कमरे में आए और कुछ पल के लिए वो दरवाजे से लगकर खड़ी हुई और फिर अपनी आंखें बंद की और एक अलग ही इमेजिनेशन सॉन्ग में चली गई और उसने अपने हाथों को लहराना शुरू करा। वह घूमी रही थी और उसके बाद उसने इमेजिनेशन में ही एक इमेजिनरी गिटार लेकर आई और उसे बजाने लगे और उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आने लगे क्योंकि वह भले जवाब ना दे पाई हो आर्यन को, लेकिन वह जो उसने सुना था वो सुनने के लिए जैसे उसके कान तरस रहे थे। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया और कशिश को लगा कि यह भी उसकी इमेजिनेशन का पार्ट है और आर्यन ने जैसे ही कशिश को रखते हुए देखा उसने इस कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ किया और अभी तक जो सोलो परफॉर्मेंस चल रहा था वो कपल में ट्रांसफर हो गया। डांस करने के बाद अचानक से वो दोनों रुके और एक दूसरे के सर से कर लगाया और आर्यन के हाथ कशिश के कमर पर थे और कशिश के दोनों हाथ आर्यन के सीने पर थे और वो दोनों जोर जोर से सांस ले रहे थे। तभी आर्यन की आवाज उसके कान में पड़ी, हो गया डांस तो मुझे जवाब दे दो। जैसे ही कशिश ने ये सुनो उसने अपनी आंखें खोलकर ध्यान से आर्यन को देखा जो कि बिल्कुल भीगा हुआ था और वो बोली, आप मेरी इमेजिनेशन नहीं हो। कशिश ने हमेशा की तरह अनारकली और प्लाजो पहना हुआ था और आर्यन अपना हाथ हल्का हल्का ऊपर की तरफ ले गया और उसकी वो खुली पीठ पर अपना हाथ रख दिया और ठंडी ठंडी छूकन से कशिश बिल्कुल मदहोशी हो गई और आर्यन ने वहां पर चिमटी कटी जिस पर कशिश की हल्की सी आह निकली और उसे यकीन हो गया कि उसने इमेजिनेशन में नहीं बल्कि रियल में आर्यन के साथ डांस किया था और उसे हद से ज्यादा शर्म आने लगी और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। आर्यन उसके कानों के पास अपने होंठ लेकर गया और उसे कंटिन्यूअस किस करते हुए बोला, अब बोलो, मैं तुम्हारी इमेजिनेशन हूं या रियलिटी। कशिश ने इस पर अपना सर और आंख उठाकर आर्यन को देखा और फिर उसके सीने से जा लगे और उसे कसकर पकड़ लिया तो आर्यन ने भी उसे अपनी बाहों के आगोश में भर लिया। आर्यन ने कशिश को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और कशिश ने भी आर्यन को थमा हुआ था। बारिश की वजह से दोनों के कपड़े उनके बदन से चिपक गए थे, इस वजह से उन दोनों के शरीर भी आपस में मिल रहे थे। बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी कशिश हल्का सा आर्यन से दूर हुई और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाले और हल्का सा अपने पैरों को उच्चखाकर उसके चेहरे तक गई और उसके माथे को अपने होठों से लगाकर चूम लिया और वापस नीचे हो गई तो आर्यन ने भी मुस्कुराकर उसके माथे को अपने होठों से चूम लिया। कशिश ने अपने दोनों हाथों से आर्यन की कॉलर को पकड़ लिया तो आर्यन ने भी कशिश की कमर को पकड़ लिया। कशिश हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराए और आर्यन को देखते फिर बोली, आप मेरे साथ खेल रहे हैं? नहीं, आर्यन ने एक शब्द में कहा तो कशिश ने कहा, तो आप मेरी नकल क्यों कर रहे हैं? मेरी मर्जी, मेरा मन है नकल करने का, आर्यन ने कहा तो कशिश ने गहरी नजर से उसे देखा और बोली, तो जो मैं करूंगी आप करोगे? आर्यन ने कहा, पता नहीं, देखूंगा कि वो हरकत नकल करने लायक है कि नहीं है। कशिश ने उस पर अपना सर हिलाया और फिर अपने हाथों को हल्का सा नीचे कर कर आर्यन की शर्ट के बटन पर रख दिया और वापस आर्यन की नजरों में देखा तो आर्यन ने अपने हाथ हल्के से ऊपर उठकर कशिश की अनारकली के डोरी पर रख दिया। आर्यन की शर्ट में 8 बटन थे और पहले से ही ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और तीसरे बटन पर कशिश का हाथ था और उसे कशिश ने खोल दिया तो सबसे नीचे वाली डोरी को आर्यन ने ढीला कर दिया। कशिश ने दूसरा बटन खोला तो आर्यन ने नीचे वाली डोरी को बिल्कुल खोल दिया। कशिश ने तीसरे बटन को खोला तो आर्यन ने दूसरी डोरी को ढीला कर दिया। कशिश ने चौथे बटन को खोला तो आर्यन ने उस दूसरी डोरी को खोल दिया और इसी तरीके से कशिश ने आर्यन के सारे बटन खोल दिए और आर्यन ने उसकी सारी डोरियां खोल दी। आर्यन के वे एब्स अब साफ साफ नजर आ रहे थे जो कि भीगने की वजह से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और कशिश को सिड्यूस कर रहे थे और कशिश ने अपनी उंगलियों को उसके उन एब्स पर चलाना शुरू किया और कशिश बहुत अच्छे से जानती थी कि आर्यन उसके बैक को छू सकता है लेकिन आगे नहीं आ पाएगा। लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
ऑलरेडी कशिश का अनारकली तीनों डोरी खुलने की वजह से ढीला पड़ गया था, इसीलिए आर्यन अपने दोनों हाथों को अच्छे से उसकी कमर पर ले गया और जहां से भी उसे जगह मिली वहां से उसने अपना दोनों हाथ डालकर अपने हाथों को आगे लेकर आया और कशिश की हल्की सी सांस रुक गई क्योंकि उसे लगा कि आर्यन ऐसा कुछ नहीं करेगा। आर्यन के लिए ये थोड़ा पेनफुल था कि पहले हाथों को पीछे लेकर जाए और फिर ड्रेस के जरिए आगे लेकर आए, तो इसने आर्यन के हाथों को जकड़ दिया था और उसके हाथ ज्यादा मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन वो फिर भी कशिश को जीतने नहीं दे सकता था इस मामले में। लेकिन कशिश चाहती थी कि आर्यन हारे इस नकल के खेल में, इसलिए उसने अपने हाथों को ऊपर ले जाकर उसके सीने पर रखा और वहां पर अपने हाथों को सिडिक्टिव तरीके से चलाने लगी और आर्यन के हाथ जो इस वक्त कशिश के पीठ पर थे वो उन्हें ऊपर की तरफ लाने लगा और आर्यन ने कसकर कशिश की बीआरआट की किनारी को पकड़ लिया और उसे हल्का हल्का नीचे की तरफ खींचने लगा। कशिश की सांस अटक रही थी जो कि उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आर्यन को दर्द हो रहा था और आर्यन ने उस दर्द को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया था। उसने जितना हो सके उतना फोर्स लगाकर उसे बीआरएट को नीचे सरका दिया और वह जाकर उसके पेट पर लटक गई और इस पर हल्का सा चटक आर्यन के हाथ में आ गया और उसकी आवाज ज्यादा तो नहीं थी लेकिन हल्की सी थी, जो भी कोशिश को सुनाई थी, और उसने तुरंत अपने हाथ हटाया और आर्यन के हाथों को पकड़कर अपने पेट से निकला और उसके हाथों को देखने लगे जो कि हल्के से रेड हो गए थे ज्यादा मोड़ने की वजह से। कशिश ने उसके हाथों को छोड़ दिया और आर्यन को देखकर गहरी सांस ली और फिर वापस उसके पास आकर दोनों साइड से उसकी शर्ट को आधा रिमूव किया और आर्यन ने भी वही किया। अनारकली को उसके दोनों कंधे से हल्का सा सरका दिया। कशिश ने आर्यन की नजरों से अपनी नजरें मिलाई और बोली, मतलब आप वही करेंगे जो मैं करूंगी। आर्यन ने कशिश की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब किया और कशिश के हाथ आर्यन के सीने पर आ गए और वह बोला, अब अगर मेरी वाली इतनी रोमांटिक हो ही रही है तो मैं भी उसका साथ दे देता हूँ। अकेली अकेली वह करके थक जाएगी और वैसे भी मैं तुम्हारे इंटेंस रोमांस में कोई खलल नहीं डालना चाहता। कशिश ने इस पर कहा तो ठीक है, और उसके बाद कशिश ने आर्यन की वो शर्ट बिल्कुल निकाल दी और आर्यन ने कशिश का अनारकली नीचे कर दिया, लेकिन वेस्ट साइड से वो टाइट फिटेड था इसलिए वो बिल्कुल नहीं निकला। लेकिन आर्यन के खुले सीने के साथ साथ कशिश के खुले सीने भी कशिश के सामने थे और आर्यन उन्हें बहुत ही ज्यादा गहरी और इंटेंस तरीके से उसे घूर कर देख रहा था और कशिश को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। आर्यन ने अपना हाथ वापस उसके कमर पर रखा और उसे सहलाते हुए अपने और करीब किया और उन दोनों को बिल्कुल आपस में चिपका लिया और कशिश की सांस हद से ज्यादा गहरी और स्लो हो गई। कशिश उसके टच से मचल उठी और गहरी गहरी सांस आर्यन के सीने पर छोड़ने लगे और आर्यन उसके सांसों को अपने सीने पर महसूस कर कर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर सीधा बेड पर आया और उसके वहां ऊपर आ गया। कशिश ने डायरेक्ट उसके ऊपर आते ही आर्यन के होठों को अपने होठों में लेकर कैप्चर कर लिया और उसे इंटेंसली किस करने लगी, और साथ ही कोशिश की हाथ आर्यन की बैक पर ऊपर से नीचे मूव हो रहे थे और आर्यन ने अपने हाथों को कशिश के सीने पर रखकर उन्हें प्रेस करना है चालू। आर्यन और कशिश की उसे लॉन्ग पैशनेट 30 मिनट की किस के बाद आर्यन उसकी गर्दन पर आया और वहां पर उसे करने लगा। कशिश ने लंबी आहार भरी और अपने हाथों को आर्यन के बालों में ले गए और उन्हें अपने उंगलियों से दबोचने लगी, लेकिन आर्यन के लिए सिल्की बाल कशिश के हाथों की पकड़ से स्लिप हो रही थी, लेकिन फिर भी कशिश बार बार उन्हें अपनी मुट्ठियों में लेने की कोशिश में थी और आर्यन धीरे धीरे नीचे आते हुए उसके सीने पर किस करने लगा और फिर $2 ओम पर भी उसने शक और स्मूच किया और इस एहसास ने कशिश को गहरा दिया और उसने अपने दोनों पैर ऊपर की तरफ उठा लिए और वह हल्की हल्की ऊपर की तरफ उठने लगे तो आर्यन ने उसके पेट पर दबाव बनाकर उसे बिल्कुल नीचे कर दिया और उस दर्द ने हल्का सा कशिश को चीखने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे नीचे उसके पैर पर भी आया और उसकी नाभि के पास आकर अपने जीभ से उसे लिक करने लगा। कशिश ने इस एहसास से अपनी आंखों को बिल्कुल बंद कर दिया और अब आर्यन अपने जीभ से कशिश के पूरे पेट पर लाइन से बना दे जा रहा था और उसने अपनी जीभ से कशिश के पेट को बिल्कुल गीला कर दिया। आर्यन वापस ऊपर आया और उसके चेहरे को देखने लगा और उसको किस करने लगा। कशिश में आर्यन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसके लिप्स को अपने लिप्स से बार बार रुक रुक कर किस कर रही थी। किस 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 और आर्यन इस किस पर दीवाना पागल सा हो गया और उसने वापस पैशनेट तरीके से उसे किस करना शुरू किया। उसके बाद आर्यन कशिश को लेकर पलट गया, जिस पर कशिश आर्यन के सीने पर अपना असर रखे हुए थे और उसके दिल की धड़कनों के शोर को सुन रही थी कि तभी कशिश ने कुछ ऐसा कहा जिसने आर्यन के उसे मूवमेंट को बिल्कुल खराब कर दिया। कशिश बोली, वैसे मैं उस वेटर को कब मरूंगी, और वो आर्यन के सीने पर अपनी उंगली के नाखून को गड़ाई जा रही थी।
आर्यन जो मदहोशी से उसकी पीठ को सहलाए जा रहा था, एकदम से उसके हाथ रुक गए और कशिश की पीठ पर दबने लगे, जिसने कशिश को मजबूर कर दिया आर्यन के चेहरे को देखने पर। लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि आर्यन के भाव कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि आर्यन के भाव बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थे। क्या हुआ? कोशिश ने कहा तो आर्यन ने बिल्कुल कशिश को अपनी बाहों से आजाद कर दिया और उसे अपने आप से दूर करके साइड में लीटा दिया और खुद भी ठीक से खड़ा हो गया और फिर बेड से उतर के और अपनी शर्ट को उठाकर पहनने लगा। तो कशिश को हैरानी हुई और उसने भी अपने आधे अधूरे निकले अनारकली को ऊपर कर लिया और आर्यन के पास आ गई और उसके कंधे को पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ? आर्यन ने अपनी शर्ट के बटन को लगाते हुए कहा, कुछ नहीं, जाकर मेरे कमरे में सो जाओ, रात बहुत हो गई है और हाँ, ये कपड़े चेंज कर लेना वरना तबीयत खराब हो जाएगी। और उसके बाद आर्यन बिना कुछ सुने वॉशरूम में चला गया और कशिश बस उसे जाते हुए देखती रह गई। कशिश के हाथों की मुठियां बन गई और वह गुस्से से खुद से बोली, मुझे पता है कि आप क्यों रुक गए और क्यों मुझे रोक रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि मैं उस इंसान को मार क्यों नहीं सकती हूँ। आज तक तो कभी नहीं रोका, इस बार पता नहीं क्यों रोक रहे हो, लेकिन मैं अपने मन की करके रहूंगी। मैं उस आदमी को मार कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार कोई और लड़की नहीं बल्कि मेरी बहन शिकार होते होते बची है। और उसके बाद कशिश गुस्से से आर्यन के कमरे में चली गई और उसके जाते ही आ रही है चेंज करके बाहर आया। अगले दिन कार्तिक और आर्यन उसे वेटर को देखने के लिए फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में आर्यन ने कार्तिक से यूं ही कह दिया, तो हो गई तेरी सुहागरात पूरी, इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया। कार्तिक जो कि ड्राइव कर रहा था वह ड्राइविंग पर ही फोकस करते थे, बोले, नहीं और फिलहाल मैं करना भी नहीं चाहता, खामका उसे ज्यादा दर्द देना ठीक नहीं। आर्यन में इसको उसे देखा और बोला, और तेरे मजे का क्या? कार्तिक ने इस पर कुछ आर्यन को देखा और वापस ड्राइविंग करते हुए कुछ और बात बोला, वैसे तू भी तो पूरी रात कल कशिश के साथ रहने वाला था, तेरा क्या हुआ? आर्यन को वेटर वाली बात याद आ गई, लेकिन उसने उस बात को जाने दिया और बोला, मेरी नहीं तेरी शादी हुई है तो मैं क्यों सुहागरात मनाऊंगा। कार्तिक इस पर हंसा और बोला, आज के टाइम में शादी का कौन वेट करता है सुहागरात के लिए, और वैसे भी तू तो रोमांस के मामले मुझसे भी आगे है, मुझे लगता है तेरा शादी से पहले होगा। आर्यन और बाहर देखने लगा और बोला, वक्त बताएगा। कुछ देर बाद बोलो ना फैक्ट्री पहुंच गए। जब वो दोनों कर से उतरे तो माहौल बहुत अजीब सा था। जितने भी आदमी वहां पहरा दे रहे थे उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, इसलिए उन दोनों ने अपने कदम फैक्ट्री के अंदर बढ़ा दिए। फैक्ट्री के गेट के पास आते ही उन्हें उनके आदमी दिखे जो कि बहुत ही अजीब कंडीशन में थे, मतलब उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अजीब से थे, जैसे कि किसी बात से बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। वो और भी ज्यादा आगे बढ़े और फिर सामने देखा तो बिल्कुल हैरान हो गए। जैसे ही आर्यन और कार्तिक फैक्ट्री पहुंचे वो दोनों ही बिल्कुल हैरान हो गए। सामने कुर्सी पर उस वेटर की लाश थी। उसके हाथों को और पैरों को रस्सी से मजबूती से बंधा हुआ था। उस आदमी की दोनों आंखों से खून बह रहा था, जिसका मतलब साफ समझ आ रहा था कि उसकी दोनों आंखों को निकाल लिया गया है। उस आदमी के प्राइवेट पार्ट से भी खून अभी तक बह जा रहा था, जिसका मतलब है कि जिसने भी इसे मारा है उसने इसे भी काट दिया है। उसके पैरों की और हाथों की सारी उंगलियां निकाल दी गई थी और उसकी गोद में ऐसे सजाई गई थी कि जैसे कोई खजाना हो। और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और उसके सीने पर काफी सारे गहरे गहरे तलवार के निशान थे। आर्यन और कार्तिक उसके पास गए और उसके चेहरे को हल्का सा छुआ ही था कि वह चेहरा पीछे की तरफ सड़क पर नीचे गिर गया। गर्दन पर कोई कट का निशान नहीं था, लेकिन अब समझ आ गया था क्यों नहीं था। उसे अच्छे से साफ कर दिया गया था इस वेटर की गर्दन काटने के बाद। उस बेरहम मृत्यु को देखकर ही समझ आ रहा था कि कितना टॉर्चर किया गया होगा। आर्यन गुस्से से जोर से चिल्लाया, कौन आया था? किसी भी आदमी में हिम्मत नहीं थी क्योंकि उनके हाथ पैर भी बांध दिए गए थे और जो आदमी कार्तिक और आर्यन के साथ वहां आए थे उन्होंने उन सबको खोल दिया था। आर्यन दोबारा चिल्लाया, मैंने पूछा कौन आया था? एक आदमी ने डरते लड़ते अपना मुंह खोला और उसके जवाब को सुनते ही आर्यन और कार्तिक दोनों हैरान हो गए। लगभग 1 घंटे बाद सिंह रंधावा पैलेस में हर कोई ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठा हुआ था, लेकिन कार्तिक और आर्यन नहीं थे कि तभी पैलेस के अंदर कार्तिक और आर्यन दाखिल हुए और कार्तिक आर्यन को समझाते हुए आ रहा था, लेकिन आर्यन समझ नहीं रहा था और वह टेबल के पास आया और उसने कशिश का हाथ कसकर पकड़ा और कशिश ने कंफ्यूजन में उसको देखा तो आर्यन ने झटके से उसे खड़ा कर दिया। कशिश कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही आर्यन उसे खींचते हुए डाइनिंग एरिया से बाहर की तरफ ले गया और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर लेकर गया।
आर्यन सीधा कशिश को रूम में लेकर गया और उसे आगे की तरफ धक्का दिया, जिस पर वो सीधा बेड पर जाकर गिरी और कशिश ने अपना सर उठाकर आर्यन को देखा तो आर्यन दरवाजे को अंदर से बंद कर रहा था और फिर मुड़कर उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ना शुरू किया। वो गुस्से से कशिश को घूर रहा था और कशिश सीधी हुई और बेड पर पीछे से रखने लगी तो आर्यन एकदम से उसके ऊपर आया और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए दांत को दबाते हुए बोला, क्यों किया ऐसा? कशिश घबरा गई और अपने पैरों को उसने ऊपर ले लिया और बेड के सिरहाने की तरफ जाते हुए धीरे से बोल, मैंने क्या किया? आर्यन ने अपनी एक हाथ से उसके दोनों पैरों की एंकल को पकड़ लिया और खींचते हुए बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया और बोला, क्यों मारा उस इंसान को जब मैंने कहा था कि अभी नहीं मारना? कशिश की आंखें बड़ी हो गई और उसे समझ आ गया कि सुबह सुबह कार्तिक और आर्यन कहाँ चले गए थे और उसने खुद को नॉर्मल किया और बोली, तो उस आदमी ने मेरी बहन का रेप करने का सोचा था, ऐसे कैसे छोड़ देती? आर्यन को आज पहली बार हद से ज्यादा गुस्सा कशिश पर आ रहा था और उसने कसकर कोशिश के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसे दबाते हुए बोला, मैंने बोला था ना कि अभी नहीं मारना है, मैं तुम्हें खुद उसे मारने के लिए लेकर जाता, लेकिन अभी नहीं मारना था। कल भी मना किया था, पहले भी मना कर रहा था, लेकिन करके तुमने वही रहा जो तुम चाहती थी। कशिश ने वापस वही जवाब दिया, मैं कैसे अपनी बहन के साथ वो सब होने देती? आर्यन इस पर चिल्लाया, लेकिन हुआ तो नहीं था ना वो सब। कशिश बिल्कुल से गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ और आर्यन ने उसका चेहरा छोड़ दिया और अपने हाथों को उसके बालों के पास ले गया और उन्हें खींचते हुए ऊपर उठाया और बोला, यह आंसू मुझे मत दिखाओ, मैं पिघलने नहीं वाला, गलती तुम्हारी है। कशिश आटिकते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जो किया सही किया। आर्यन को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था और शायद कोई और लड़की होती तो आर्यन अब तक उसे 2 थप्पड़ मार चुका होता, लेकिन वो कशिश को थप्पड़ बिल्कुल नहीं मार सकता था, इसीलिए वो जो गुस्सा दिखा रहा था वह तो कुछ भी नहीं था आर्यन की असली गुस्से से जो फिलहाल उसके अंदर था। आर्यन गुस्से से खड़ा हो गया और उसने अपने कमरे में रखी हर एक चीज को तोड़ना छोड़ना शुरू किया और कशिश ने अपने कानों पर हाथ रख लिया क्योंकि उसे वह तोड़ने फोड़ने की आवाज सहन नहीं हो रही थी। कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि इस बार आर्यन को क्या हुआ, वरना वो हर दूसरी या तीसरे दिन कशिश के हाथों ऐसे लोगों को मरवा दिया करता था, लेकिन इस बार वह मना कर रहा था, इसीलिए वह खड़ी हुई और उसने आर्यन को पकड़ना चाहा, लेकिन आर्यन से बार बार झटक रहा था, लेकिन फिर भी कशिश उसके पास जाकर उसको पकड़ी और उसके सीने से लग गई और बोली, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, आपने हमेशा मुझे दूसरे तीसरे दिन ले जाकर आदमी को मरवा दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस बार मुझे रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक लड़की का रेप होते होते बच्चा है मैं जानती हूँ, लेकिन उस आदमी की सोच का क्या? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो कशिश की बाजू पकड़कर उसे खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन कशिश ने काफी कसकर आर्यन को अपने गले से लगाया हुआ था और आर्यन जब थक गया तो उसने कहा, तुम्हें लोगों को मारकर क्या मिलेगा बेबी स्वीट कॉर्न, कुछ नहीं मिलेगा, जिसके साथ जो होना था हो गया। कशिश ये सुनकर हैरान हो गई और उसने आर्यन को बिल्कुल छोड़ दिया और वो बोली, मतलब मेरी बहन के कोई करीब आएगा, उसे कोई छुएगा और मैं बर्दाश्त कर लूंगी? तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं मिस्टर आर्यन सिंह रघुवंशी, ऐसा कभी नहीं होगा। जब पराये लड़कियों के लिए मैंने ये सब किया तो इस बार बात मेरी खुद की बहन की थी, कैसे जाने देती? आर्यन ने इस पर उसकी बाजू पकड़ी और उसे वॉशरूम वाली दीवार से लगा दिया और बोला, तो अगर कोई लड़की मेरे पास आएगी तो तुम क्या करोगे? कशिश ने अंगारी भरी नजरों से आर्यन को देखा और बोली, क्यों देखकर नहीं आए हो उस वेटर का हाल? वही होगा जो मैंने उस वेटर का हल किया था। आर्यन का चेहरा ये सुनकर सख्त हो गया और बोला, पागल हो, साइको हो। कशिश भी इस पर चिल्लाई, हाँ क्या करोगे? प्यार आपने किया था ना, मुझे मजबूर किया था ना आपने मुझे आपसे प्यार करने के लिए, तो भुगतो इस साइको लड़की को अपने लिए और याद रखिएगा, मुझे आपका साथ लाइफ टाइम के लिए चाहिए और आपके साथ किसी और लड़की को देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और कोई आए तो सही करीब जान ले लूंगी उसी वक्त, उसके लिए ये 3-4 दिन का वेट नहीं करूंगी मैं तब भी, कि प्यारी बहन से हो और प्यार प्रेमी से हो उसमें बहुत फर्क होता है। आर्यन बस उसे सुन रहा था और देख रहा था और कशिश बोलते बोलते हाफ रही थी जैसे अब उसे बोलने में भी तकलीफ हो रही हो और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और उसके चेहरे पर पसीना आने लगा जबकि कमरे में ऐसी चल रहा था। उसने आर्यन का हाथ अपने बाजू से हटाया और बाहर की तरफ आ गई क्योंकि उसे घुटन हो रही थी, इसलिए वो अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसका सर बिल्कुल घूम गया और वह नीचे गिर गई।
आर्यन ने जब धड़ाम की आवाज सुनी तो उसने साइड में देखा और तुरंत कशिश के पास आया और उसका चेहरा उठाकर अपनी गोद में रखा तो कशिश का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था। कुछ देर पहले जो चेहरा खिला हुआ था, खुशनुमा था, उस चेहरे ने रंगत पकड़ ली थी और वह बिल्कुल पीला हो गया था। ऐसा था जैसे काफी दिनों से कुछ खाया पिया ना हो ठीक से। ये सब कुछ कशिश के पैनिक करने की वजह से हुआ था और उसे कार्तिक की बात याद आने लगी। अब नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है इसके साथ। याद है ना जब पहली बार इसने विक्की को मारा था, किस तरीके से परेशान हो गए थे हम सारे के सारे। इसे संभालना मुश्किल हो गया था। 3 दिन तक कैसे इसे पैलेस से दूर रखा था और उसे ठीक करा था। अब तो चलो ये खुद भी समझ गई है, लेकिन तब तुझे पता है ना कि क्या हो गया था इसके साथ। इसकी बॉडी कितनी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी और डॉक्टर ने भी कहा था कि यह चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उसके बावजूद भी इसकी इस चीज को नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं। इसलिए जितनी बार भी लोगों को मारा है उतनी बार यह पैनिक करती है। और आज देखो, आज तो बेहोश भी हो गई है और फीवर आ गया था। वो तो शुक्र कर इंजेक्शन रखा था हमारे पास तो काम आ गया, वरना क्या करते हम और सुबह अंतरा को बताना मुश्किल हो जाता। इसलिए कह रहा हूँ इसे लेकर दिल्ली चला जा या इंडिया से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जा और किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखा दे इसे। एक नॉर्मल लड़की खूनी बन गई है। लिटरली मुझे पहले लगता था कि हम दोनों डेंजरस है, लेकिन नहीं, हम दोनों से ज्यादा खतरनाक ये लड़की बन गई है। दुनिया को दिखाती नहीं है, अपने अंदर हर एक चीज को छुपाती है, कुछ भी जाहिर नहीं करती बाहर। मुझे तो समझ नहीं आता इसलिए प्रपोज कैसे कर दिया। आर्यन ने कशिश को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया और उसके चेहरे से पर आए बालों को पीछे किया और बोला, तुम्हें कुछ समय के लिए यहाँ से दूर तो लेकर जाना पड़ेगा, वरना तुम इतनी डेंजरस हो जाओगे कि मैं खुद तुम्हें नहीं समझ पाऊंगा और एक दिन तुम मेरी जान की दुश्मन पड़ जाओगे। आर्यन ने कशिश को अच्छे से ब्लैंकेट उठाया और वहां से चला गया। आर्यन कंपनी नहीं गया था, लेकिन आज उसे एक कंसाइनमेंट एरिया जाना था एक प्रोजेक्ट के लिए, पर वो कशिश को वैसे छोड़कर जा नहीं सकता था, इसीलिए उसने कार्तिक को भेज दिया। कार्तिक जब उस एरिया में आया तो उसने देखा कि एक लड़की वहां पर अपने नाम का बोर्ड लगा रही थी, जो देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपने तेज कदम वहां बढ़ा दिए और बोला, हु द हेल आर यू। वो लड़की जिसने बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके खुले बाल थे, उसने अपने आप को ऐसे पुकारने पर अपनी गर्दन कार्तिक की तरफ की तो उसके बाल बिल्कुल लहरा गए और उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया तो उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी, किसी नागिन की तरह। कार्तिक उसे गुस्से से देख रहा था और उस लड़की ने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और बोले, एक्सक्यूज मी, यह कोई वे नहीं होता है किसी से बात करने का। कार्तिक गुस्से से बोला, और यह कोई तरीका होता है किसी की जगह पर कब्जा जमाने का? ये जगह आर्यन सिंह रघुवंशी की है ना कि तुम्हारी? और फिर कार्तिक ने उस बोर्ड को देखा जिस पर उस लड़की का नाम लिखा था, कीर्ति जोशी, और वापस कार्तिक ने अपनी गर्दन कीर्ति की तरफ की और बोला, मिस कीर्ति जोशी, ये बोर्ड उठाओ और ले जाओ अपने साथ, वरना बेइज्जती करने भी बहुत अच्छे से आती है मुझे। इस बोर्ड को उठाकर तुम्हारी इसी कार पर पटक दूंगा। कीर्ति इस पर मुस्कुराई पर बोली, हाउ प्रोफेशनल यू आर, धमकी दे रहे हो? वाओ, कहाँ से सीखा बिजनेस करना? कार्तिक को गुस्सा आ गया और उसने अपने आदमी को इशारा किया तो वो उसे बोर्ड को हटाने लगे और वहां पर आर्यन के नाम का जो बोर्ड वो लड़की पहले से ही गिरवा चुकी थी उसे उठाकर लगवा दिया। और कीर्ति को गुस्सा आ गया और उसने कार्तिक के पास जाकर उसकी कॉलर को पकड़ा और खींचते हुए बोली, है मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, या मिस्टर आर्यन सिंह रघुवंशी हो तुम, तभी इतनी चुल मची हुई है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इस जगह को सरकार से खरीदा है और मेरे पास पेपर्स भी है, मैं तुम्हें कोर्ट लेकर जा सकती हूँ। कार्तिक इस पर किसी डेविल की तरह मुस्कुराया और बोला, ओह रियली, तुम मुझे, कार्तिक सिंह रंधावा को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी? मैं भी देखता हूँ कि कौन से कोर्ट में इतनी हिम्मत है कि वो कार्तिक सिंह रंधावा के खिलाफ केस ही रजिस्टर कर सके। कीर्ति उसके मुंह से आर्यन की जगह कार्तिक नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। और यहाँ दूसरी तरफ आर्यन अपने कमरे में था और बैग को पैक कर रहा था कि तभी कशिश में, जो कि बेहोश हो चुकी थी, उसे होश आया और जब उसने सामने आर्यन को इस तरीके से बैग पैक करते हुए देखा तो वह बिल्कुल हैरान हो गई और वह तुरंत बोली, ये आप बैग पैक इसलिए कर रहे हैं? आर्यन वापस क्लोजेट में चला गया। उसने कशिश को कोई जवाब नहीं दिया और उसमें से कुछ शर्ट लेकर आया और बैग में डालते हुए बोला, रसिया जाना है। आर्यन की बात सुनकर कशिश का दिल धक सा रह गया और उसे लगा कि शायद उसकी हरकत की वजह से आर्यन उसे छोड़कर, वेस्ट बंगाल को छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वापस हमेशा हमेशा के लिए रसिया जा रहा है। जैसे ही आर्यन ने ये कहा कि वो रशिया जा रहा है तो कशिश का दिल एकदम धक सा रह गया।
आर्यन ने सारे कपड़े बैग में रखे और उसकी लास्ट चेन लगाकर उस बैग को उठाकर सोफे के पास ले जाकर रख दिया और फिर आईने के पास जाकर अपने कपड़े देखने लगा जो उसने पहने हुए थे। और कशिश जल्दी से बेड से उठ गई और आर्यन के पास आई और उसका कंधा पकड़ अपने सामने किया और बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैंने क्या किया? जो भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है और उसके बावजूद भी आप मुझे ही सजा दे रहे हैं और मुझे जोड़कर जा रहे हैं। बोलते बोलते कशिश की आंखों में आंसू आ गए थे और आर्यन को समझ में नहीं आया था कि कशिश किस बारे में बोल रही है और उसने कशिश की आंसुओं को साफ करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो? मैंने कुछ कहा क्या तुम्हें? कशिश ने आर्यन का हाथ हटाया और फिर उसे बैग की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो मुझे छोड़कर रसिया क्यों जा रहे हो? आर्यन ने वी बाग की तरफ देखा और फिर उसने कशिश को देखा और बोला, लेकिन मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर रसिया जा रहा हूं? वह बैग में सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी कपड़े हैं, तुम मेरे साथ जा रही हो रसिया। वॉट? कशिश ने ये सुन किया तो आर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें दबाते हुए बोला, यस, हम दोनों आज रात को ही रसिया जा रहे हैं। कशिश को समझ में नहीं आया तो वो बोली, क्यों? और आपने मुझे पहले बताया नहीं कि आप मुझे रसिया लेकर जाना चाहते हैं? मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किया और मेरा जाने का मन भी नहीं है। आर्यन ने इस पर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, प्लीज चलो, मैं वहां बोर हो जाऊंगा अकेले, वहां पर मेरी कुछ मीटिंग है और एक पार्टी भी है और मैं चाहता हूं कि मैं सबको तुमसे मिलवाऊं और बताऊं कि यस शी इज माई लेडी, और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं किसे बोलूंगा कि वह मेरी लड़ी है? ये बोलूं कि वह मेरी लेडी इंडिया में बैठी हुई है अकेली, तो सबको लगेगा कि मैं कितना मिन हूं। अकेला घूमने आ गया और तुम्हें लेकर नहीं आया और मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। 4-5 दिन की ही तो बात है, कौन सा 4-5 साल के लिए जा रहे हैं? कशिश उसको बोली, लेकिन आपने कभी मुझे पहले बताया नहीं कि आपको मुझे रसिया लेकर जाना है और मेरा वीजा पासपोर्ट मेरे पास कुछ नहीं है। आर्यन ने इस पर कशिश को ड्रेसिंग की तरफ मोड़ दिया और उसे पीछे से अपनी बाहों में लेकर उसके चेहरे को किस करते हुए बोला, किसने कहा कि तुम्हारे पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है? तुम्हारे पास सब कुछ है, तभी तो आज रात को हम दोनों की टिकट भी हो गई है, रसिया जाने की और वापसी की भी हो गई है। संडे को हम आ जाएंगे, बस आज जाएंगे, कल थोड़ा रेस्ट करेंगे। 2 दिन मेरी मीटिंग से, 1 दिन पार्टी है और 1 दिन हम शॉपिंग कर लेंगे, यहाँ के लिए सबके लिए कुछ ले लेंगे और फिर संडे को वापसी की फ्लाइट। कशिश इस पर दोबारा बोली, लेकिन अंतरा, आर्यन इस पर बोला, घर वाले हैं और साथ के साथ कार्तिक भी है उसकी सेफ्टी के लिए, तो तुम टेंशन मत लो। 4-5 दिन के लिए अपनी बहन को अकेला छोड़ दो और खुद भी कुछ समय के लिए खुले आसमान की पंछी बनकर उड़ जाओ। कशिश इस पर मुड़ी और आर्यन से बोली, मैं एक बार अंतरा से बात करके आती हूँ। उसके बाद कशिश सीधा वहां से अंतरा के कमरे की तरफ गई। अंतरा शांति से बेड पर बैठी हुई थी और अपने लैपटॉप को देख रही थी कि तभी कशिश वहां आए तो अंतरा ने लैपटॉप को बंद कर दिया और हल्का सा साइड हो गई ताकि कशिश वहां आकर बैठ सके। अंतरा ने कशिश से कहा, तो हो गई तैयारी रशिया जाने की? कशिश थोड़ा हैरान हो गई और वो बोली, तुझे कैसे पता चला? अंतरा इस पर बोली, सबको पता है कि तू आर्यन जी के साथ रसिया जाएगी, और हाँ, अगर वह तुझे बोले तो मना बिल्कुल मत करना और प्लीज मेरे लिए वहां से अच्छी अच्छी ड्रेस और हाँ परफ्यूम लाना तो बिल्कुल मत भूलना। कशिश इस पर मुस्कुराए और आगे जाकर उसके गले लग गई और बोली, पर मैं तुझे मिस बहुत करूंगी। मैं भी तुझे बहुत 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 मिस करूंगी। अंतरा ने कसकर कशिश को भी अपने गले से लगा लिया। रात के वक्त कशिश और आर्यन रसिया के लिए चले गए। निशा और अंशुमान इंडिया बिल्कुल नहीं रुक थे, फार्म हाउस गए ही नहीं थे, वे डायरेक्ट अनुष्का को लेकर रशिया के लिए चले गए थे। रात के 9 बजे की फ्लाइट थी और आर्यन कशिश को लेकर निकल गया। रूस से इंडिया का फासला लगभग 7 घंटे का था और रूस इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 2 घंटे पीछे चलता था। इसीलिए इंडिया के अकॉर्डिंग वो सुबह के 4 बजे, लेकिन रूस के अकॉर्डिंग वो आधी रात के 2 बजे मॉस्को पहुंचे। आर्यन कशिश को लेकर बिल्कुल भी अपने अभी घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उसे लेकर डायरेक्ट एक होटल में गया। वहां का स्टाफ बहुत अच्छा था और उन्होंने अच्छे से उनका वेलकम किया और आधी रात होने के बावजूद भी उनके लिए डिनर उनके रूम तक पहुंचाया। जब तक डिनर आया तब तक आर्यन और कशिश ने कपड़े बदल लिए थे और उसके बाद उन दोनों साथ में मिलकर डिनर किया और बेड पर जाकर सो गए। आर्यन ने कशिश को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और ब्लैंकेट को उन दोनों के ऊपर लिया हुआ था। आर्यन ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन कशिश ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी, वो कुछ सोच रही थी। जब आर्यन ने देखा कि कशिश अपनी आंखें बंद नहीं कर रही है तो उसने उसके बालों को पीछे किया और अपने और करीब करते हुए बोला, नींद नहीं आ रही?
कशिश ने इस पर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, शायद मैं फ्लाइट में ज्यादा सो गई इसीलिए। आर्यन इस पर उठ गया और कशिश को अपनी गोद में बैठा लिया और फिर ब्लैंकेट को दोनों के ऊपर ले लिया। अब दोनों के चेहरे ही बाहर की तरफ थे और आर्यन ने कशिश के पेट पर अपना हाथ रख लिया और बोला, अच्छा बताओ, क्या करना है? कशिश ने अपना सर उठाकर पीछे की तरफ किया और बोली, कुछ भी नहीं करना है, आप सो जाओ। आप नहीं सोए बिल्कुल भी फ्लाइट में। आर्यन इस पर कशिश का सर आगे किया और उसे अपने आप से और भी ज्यादा चिपका लिया और उसके पेट पर अपने ठंडे ठंडे हाथ उसके टॉप के अंदर डालकर रखे और बोला, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। कशिश को आर्यन के ठंडे हाथ अपने पेट पर चलते हुए महसूस हो रहे थे, जिस पर उसकी सांस है कि उसने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया और बोली, क्या हो रहा है ये सब? आर्यन ने अपनी नजरें नीचे की और उसके फोरहेड को किस किया और बोला, कुछ भी नहीं। और आर्यन अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ला रहा था तो कशिश की सांस अटक रही थी। इससे पहले कि आर्यन के हाथ कशिश की इना तक जाते, कशिश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया और बोली, स्टॉप इट। आर्यन ने कशिश के गाल से अपना गाल सहलाया और बोला, वाई डोंट यू वॉन्ट माई लव? कशिश का गला सूखने लगा और उनकी बात पर और उसके हाथ अपने आप उसके पेट से फिसल कर नीचे छूट गए और आर्यन अपना हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हुए उसके इना के अंदर घुसा आया और उसके सीने को पकड़कर बहुत ही सॉफ्टली सहलाने लगा और उसे प्रेस करने लगा और कशिश की सिस्क निकल गई और उसने अपना सर पीछे की तरफ करके आर्यन के सीने पर रख दिया। जस्ट फील माई लव बेबी स्वीट कॉर्न, आर्यन ने उसके कानों में गहरी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा और फिर उसके ईयर लोब को अपने दांतों में भर लिया और उसे शक करने लगा। कशिश ने ब्लैंकेट के अंदर से ही अपने हाथों को बेडशीट में दबाना शुरू किया और वह हल्का हल्का अपने हिप को मूव करते हुए आगे पीछे हो रही थी और आर्यन ने उसे वापस अपनी गोद में अच्छे से एडजस्ट कर लिया कि तभी कशिश को एक कट सा लगा आर्यन के गोद में और उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने तुरंत आर्यन का हाथ अपने सीने से हटाया और पलट गई और आर्यन के गले लग गई। आर्यन ने भी उसे कसकर अपने गले लगा लिया और काफी देर तक उसे वैसे ही लिए रहा और कुछ देर बाद आर्यन को अपने सीने पर कशिश की गहरी गहरी सांस महसूस हुई, जिसका साफ मतलब था कि कशिश अब सो गई है। और आर्यन ने उसे अपने सीने से अलग किया और उसे बेड पर अच्छी से लिटा दिया और उसके माथे को किस किया, फिर उसके गालों को और फिर उसके होठों को लाइट किस किया और फिर वह भी लेट गया। अगले दिन कशिश अभी भी सो रही थी लेकिन आर्यन जाग चुका था क्योंकि उसे कंपनी जाना था जो कि उसकी यहाँ की सेटअप की हुई थी। इस वक्त आर्यन अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था कि तभी उसे आईने के जरिए नजर आया कि कशिश उबासी लेते हुए उठ रही है। कोशिश में अपना एक हाथ अपने होठों के पास रखा और अपने होठों पर बार बार दबाते हुए उसने उबासी ली और फिर उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और अपनी अलसी हुई नजरों से सामने देखा और फिर जल्दी से खड़ी हो गई और पीछे से जाकर उसने आर्यन को अपनी बाहों में ले लिया। आर्यन के हाथ जो उसकी शर्ट पर थे वह रुक गए और आर्यन ने उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए और बोला, मैं फिलहाल कंपनी जा रहा हूँ, कुछ काम है, तुम तैयार हो जाना, ब्रेकफास्ट कर लेना, दोपहर को मैं एक कार भेजूंगा और ड्राइवर भेजूंगा तो उसके साथ सारा सामान लेकर कंपनी आ जाना, ठीक है? कशिश में आर्यन की पीठ पर ही अपना सर रखे हाँ में हिला दिया और फिर आर्यन ने उसे अपने आप से आजाद किया और पलटकर उसके माथे को चुम्मा और बोल बाय। आर्यन वहां से निकल गया लेकिन वो कंपनी नहीं गया, वो एक अस्पताल गया। आर्यन रिसेप्शन पर गया और उसने बस एक कार्ड वहां पर दिखा दिया और रिसेप्शन ने उसे रूम नंबर बता दिया और आर्यन लिफ्ट से होते हुए उस फ्लोर पर गया और फिर एकदम से उसने उस रूम का दरवाजा खोल जहां पर सामने एक मेल डॉक्टर बैठे हुए थे और लैपटॉप में कुछ कर रहे थे कि तभी दरवाजा खोलने की आवाज से उन्होंने सामने देखा और आर्यन को देखकर बोले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर आर्यन सिंह रघुवंशी। इस मेल डॉक्टर की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी और आर्यन अपना नाम सुनते ही तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर आया और डॉक्टर के सामने वाली सोफे पर आकर बैठ गया और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रख लिया। डॉक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्यन ने भी उसका हाथ पकड़कर हैंडशेक किया और बोला, कार्तिक सिंह रंधावा ने आपके बारे में मुझे बताया था। वो डॉक्टर इंडियन था लेकिन इंडिया में कभी भी डॉक्टर की या किसी भी पोजीशन की ज्यादा कदर नहीं होती थी, इसीलिए पैसों के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट के लिए वो रशिया आ गया था और यहाँ पर उसे वो सपोर्ट, उसे वो नाम मिल रहा था। आर्यन ने कहा, कार्तिक ने आपको बता तो दिया होगा कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता हूँ? डॉक्टर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, ऑफ कोर्स, लेकिन आप बताएंगे कि पेशेंट को एग्जैक्टली हुआ क्या है? आर्यन ने इस पर कशिश की सारी कंडीशन उसे बता दे, जिसे सुनकर डॉक्टर भी कुछ पल के लिए हैरान हो गया। आर्यन वहां से निकल गया लेकिन वो कंपनी नहीं गया, वो एक अस्पताल गया।
आर्यन रिसेप्शन पर गया और उसने बस एक कार्ड वहां पर दिखा दिया और रिसेप्शन ने उसे रूम नंबर बता दिया और आर्यन लिफ्ट से होते हुए उस फ्लोर पर गया और फिर एकदम से उसने उस रूम का दरवाजा खोल जहां पर सामने एक मेल डॉक्टर बैठे हुए थे और लैपटॉप में कुछ कर रहे थे कि तभी दरवाजा खोलने की आवाज से उन्होंने सामने देखा और आर्यन को देखकर बोले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर आर्यन सिंह रघुवंशी। इस मेल डॉक्टर की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी और आर्यन अपना नाम सुनते ही तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर आया और डॉक्टर के सामने वाली सोफे पर आकर बैठ गया और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रख लिया। डॉक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्यन ने भी उसका हाथ पकड़कर हैंडशेक किया और बोला, कार्तिक सिंह रंधावा ने आपके बारे में मुझे बताया था। वो डॉक्टर इंडियन था लेकिन इंडिया में कभी भी डॉक्टर की या किसी भी पोजीशन की ज्यादा कदर नहीं होती थी, इसीलिए पैसों के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट के लिए वो रशिया आ गया था और यहाँ पर उसे वो सपोर्ट, उसे वो नाम मिल रहा था। आर्यन ने कहा, कार्तिक ने आपको बता तो दिया होगा कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, ऑफ कोर्स, लेकिन आप बताएंगे कि पेशेंट को एग्जैक्टली हुआ क्या है। आर्यन ने इस पर कशिश की सारी कंडीशन उसे बता दे। आर्यन की बात सुनकर डॉक्टर बिल्कुल हैरान हो गए और वो कुछ बोलने को हुए ही थे कि आर्यन ने बोला, मना तो मत करना डॉक्टर वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। डॉक्टर के साथ से अटक गई और वो बोला, ठीक है मैं कर दूंगा उन्हें ठीक। आर्यन के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई और उसने कुछ पैसे निकाले और डॉक्टर की टेबल पर रख दिया और बोला, ये लीजिए आपकी फीस। और उसके बाद आर्यन उठा और वहां से चला गया और डॉक्टर ने अपने जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे को साफ किया जो कि पसीने से भीग गया था। कुछ देर बाद आर्यन की कार एक बड़ी सी कंपनी के बाहर आकर रुकी और आर्यन ने ड्राइवर से कहा, जाओ और जाकर कशिश को सही सलामत लेकर आओ। और उसके बाद आर्यन लिफ्ट से अपने केबिन की तरफ चला गया। यहाँ होटल में कशिश अच्छे से रेडी हो गई थी। उसने प्लाजो और शॉर्ट कुर्ती पहने था। उसे थोड़ा वियर्ड लग रहा था रसिया जैसी जगह पर ऐसे कपड़े पहनने में, लेकिन वह किसी के लिए अपना पहनावा नहीं बदल सकती थी, इसीलिए उसने वही पहने। कुछ देर बाद होटल का एक्स्ट्रा रूम में आया, मैडम आपके लिए करा गई है। कशिश इस पर मुस्कुराई और फिर सारा का सारा लगेज उस स्टाफ मेंबर को दिया और आगे की तरफ चल पड़े। कर के पास पहुंचने के बाद स्टाफ ने लगेज को कर की डिग्गी में रखा और कशिश बैक सीट पर जाकर बैठ गई और कर उसके बाद कंपनी के लिए निकल गई। इस वक्त दोपहर के 12 बजे बज रहे थे। कशिश अंतर को कॉल करना चाहती थी लेकिन फिलहाल उसके पास इंटरनेशनल कॉलिंग का कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि वह कंपनी जाकर पहले आर्यन से इस बारे में बात करेगी और पहले अंतरा से बात करेगी। लगभग 1:30 बजे के आसपास कार कंपनी के पास पहुंचे और ड्राइवर खुद कशिश को लेकर कंपनी के अंदर गया और उसे बोला कि इस फ्लोर पर जाएं, वहां पर आर्यन का केबिन है। वह आर्यन के केबिन के बाहर पहुंची कि तभी दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया और वह कशिश को एक पल देखा और फिर वहां से चला गया और कशिश ने डार को ओपन किया और अंदर आकर तो देखा आर्यन कुछ दवाइयां के साथ उलझा हुआ था। दवाई देखकर उसे ऐसा लगा कि आर्यन की तबीयत खराब है, इसलिए वो तुरंत उसके पास आई और बोली, आपकी तबीयत खराब है। आर्यन ने कशिश को आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और दवाइयां को ड्राइवर में रख दिया और बोला, नहीं तो ये दवाया? कशिश में तुरंत पूछा तो आर्यन ने कशिश को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया और कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, नॉर्मल विटामिन की और ताकत की दवाया है। कोशिश ने इस पर कहा, लेकिन आपको इन दवाया की क्या जरूरत? आर्यन ने इस पर कहा, यह मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए क्यों? कशिश ने सवाल किया तो आर्यन ने कशिश का चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, वो इसीलिए क्योंकि इंडिया के और रूस के टेम्परेचर में फिलहाल फर्क है और यहाँ हद से ज्यादा गर्मी हुई है फिलहाल, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यह विटामिन की और ताकत की दवाई लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारा शरीर ना टूट जाए। कशिश ने इस पर हमें अपनी गर्दन हिला दी और वह आर्यन के सीने पर सर रखकर बैठी रही और आर्यन ने भी उसे अपनी बाहों में पकड़ रहा। कशिश आर्यन के शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी कि तभी आर्यन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के पास लेट हुए कहा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कशिश ने वापस आर्यन की शर्ट के बटन के साथ खेलना शुरू किया और बोली, कुछ भी नहीं चल रहा है, आपका ही दिमाग ज्यादा चल रहा है। आर्यन इस पर कशिश का हाथ वापस अपने शर्ट से हटाया और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, मेरा दिमाग ज्यादा नहीं चल रहा है, बल्कि तुम्हारा दिमाग रोमांस में ज्यादा चलने लगा है आजकल। कशिश नहीं इस पर आर्यन के गार्डन में अपनी बाहें डाली और बोली, क्यों नहीं कर सकते मैं आपके साथ रोमांस? मुझे राइट नहीं है क्या आपको रोमांस करने का?
आर्यन की नजरें इस पर छोटी हो गई और गहरी हो गई और आर्यन अपने हाथों को कशिश की कमर के पास लेकर और फिर सरका कर आते हुए नीचे ले गया और एकदम से कशिश को लेकर खड़ा हो गया और कशिश के पर अपने आप आर्यन की कमर से लपेट गए। आर्यन का खुद का प्राइवेट रूम बना हुआ था केबिन में और आर्यन कशिश को लेकर वहां आ गया और उसे लेकर डायरेक्ट बेड पर आया और उसे लुटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आया और उसके होठों को अपने होठों में लेकर कैप्चर कर लिया। कशिश ने भी आर्यन के बालों में अपने हाथ की उंगलियां फंसली और उन्हें वह खींचने लगी जिस पर आर्यन की किस वाइल्ड और क्रूअल होती जा रही थी। आर्यन उसे किस करते हुए उसके होठों को चबाया जा रहा था और फिर जब कशिश को सांस नहीं आया तो आर्यन ने उसके होठों को आजाद किया और अपने होठों को उसने कशिश के गर्दन पर रखकर वहां किस करना शुरू किया और कशिश ने अपने होठों को आजाद पाकर गहरी गहरी सांस ली और साथ ही आर्यन के गर्दन पर अपने नाखूनों को छुपाने लगे। आर्यन साथ के साथ कशिश की बॉडी पर अपने हाथों की मूवमेंट को सारी लग रहा था और कशिश हल्का हल्का मौन कर रही थी। आर्यन धीरे धीरे नीचे की तरफ आया और उसने कशिश की कुर्ती की उसे स्लीव्स को नीचे की तरफ सरका दिया और फिर उसके कंधे पर भी किस किया और ही किस दी। कशिश इस पर अपने दांतों को दबे जा रहे थे और आर्य उसे किस करते हुए उसकी बाजू पर आया और फिर उसने उसकी पूरी बाजू को अपने बाइट्स के साथ लाल कर दिया। वो वापस ऊपर आया और कशिश के कॉलर बोन और कलाइव्स को किस करने लगा और कशिश ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठा लिया। आर्यन ने अपने हाथ कशिश के कुर्ते के अंदर डाले और उसके पेट को सहलाने लगा और दबाने लगा। आर्यन उसके कान के पास आया और बोला, "What I am thinking is baby sweet corn. Shall we make a honeymoon here?" और उसके बाद वो काफी इंटेंस निगाहों से कशिश को देख रहा था जिसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था शर्म से और वह धीरे से बोली, "बिना शादी के?" आर्यन उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, "तो क्या हो गया? दुनिया बनाती है शादी से पहले हनीमून, हम नहीं कर सकते बस एक बार और फिर तुम भी सामने से आकर बोलोगी लेट एस डू दैट?" कशिश को हद से ज्यादा शर्म आ रही थी और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोली, "शर्म कीजिए थोड़ी सी, हम आपकी कंपनी में हैं, घर पर नहीं।" आर्यन ने उसके चेहरे पर अपना चेहरा लगाया और उसे सहलाते हुए बोला, "पहली बात, अगर शर्म करने लगा तो शादी के बाद भी तुम्हारे करीब नहीं आ पाऊंगा, फिर हमारे बच्चों का क्या? वो कैसे इस दुनिया में आएंगे? और दूसरी बात, आई थिंक तुम्हें मेरे साथ सब कुछ करना है, बस अभी हम कंपनी में हैं तो डोंट वरी बेबी स्वीट कॉर्न, हम बहुत जल्द अब घर भी जाएंगे, वहां कर लेंगे।" कशिश हैरानी से उसे देखने लगी थी और बच्चों वाली बात पर तुम हद से ज्यादा शर्माने लगी और वो बोली, "आपको बच्चे भी चाहिए?" एरियन ने इस पर अपनी नाक कशिश की नाक से टच करवाई और उसे सहलाते हुए बोला, "ऑफ कोर्स मुझे बच्चे चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। मुझे उन्हें देखकर अपने ऊपर प्राउड फील करना है कि मेरा प्रोडक्ट कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है। मुझे देखना है कि मैं कितनी हद तक मेहनत की है उन्हें इस दुनिया में लाने के लिए, लेकिन हाँ, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी उन्हें दुनिया में जाने के लिए और वह मेहनत अकेली मेरी की थोड़ी होगी, तुम्हें भी पूरा साथ देना होगा।" कशिश के पेट में थाउजेंड्स बटरफ्लाइज उड़ने लगी आर्यन की बात पर। उसे भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन खुद के बच्चे के बारे में वो अभी 18 साल की उम्र में उसने कभी नहीं सोचा था और वो बोली, "अभी मैं सिर्फ 18 की हूं, मैं अभी बच्चे थोड़ी कर सकती हूं।" आर्यन इस पर खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, "इसीलिए तो तुम्हें मैं बुलाता हूं बेबी स्वीट कॉर्न। अभी तुम खुद बच्चे हो, अभी तुम पूरी तरीके से पकी भी नहीं हो और मैं तुमसे अभी बच्चे कभी नहीं, अभी कम से कम 5 से 6 साल तो नहीं, पर हाँ, तुमसे अभी वो प्यार तो अभी ले सकता हूँ, बच्चे बाद में कर लेंगे, प्रोडक्ट का क्या है वो तो बाद में बनता रहेगा।" अचानक से आर्यन के मुंह से इतनी बार बच्चे बच्चे सुनकर कशिश को खुद के बच्चों की ललक लग गई और वो बोली, "शादी के बाद भी 5-6 साल का वीर क्यों? मैं शादी के बाद तुरंत करने के लिए रेडी हूँ।" आर्यन के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई और उसने अपने दांत कशिश के निचले होंठ पर रखे और उन्हें दबाते हुए बोला, "लेकिन तुम तो मुझे अपने पास आने ही नहीं दे रही, तो बच्चे कहाँ से होंगे? ऐसा तो 5-6 साल क्या 50-60 साल बाद भी नहीं होंगे।" कशिश इस पर तुरंत बोली, "नहीं, नहीं, आने दूंगी, पक्का आने दूंगी, पर आप प्रॉमिस करो कि एक बेबी आप मुझे शादी के 1 साल के अंदर अंदर लाकर दोगे।" आर्यन की नजरें बिल्कुल छोटी हो गई और वो बोला, "वैसे यह बात मुझे तुम्हें कहनी चाहिए क्योंकि प्रेग्नेंट तुम होगी, मैं नहीं।" कशिश उस पर बोली, "हाँ मुझे पता है कि प्रेग्नेंट लड़कियां ही होती हैं और मैं ही होगी प्रेग्नेंट, लेकिन ज्यादा मेहनत तो आपकी होगी ना।" कशिश को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसी बातें आर्यन के साथ कर पा रही थी, वह भी इतने खुले दिल से, और आर्यन से लेकर बैठ गया, पर अभी भी कशिश आर्यन की गोद में थी और आर्यन ने अपने होंठ उसके कॉलर बोन पर रखे और उन्हें किस करते हुए बोला, "तो शुरू करें बेशर्मी की हाइट।"
थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।